हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली वे से और बिल्कुल ईजिली। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति क्या थी, यानी उस समाज में दोस्तों लोग क्या रहते थे, कैसे रहते थे, खान पीन क्या था और साथ ही साथ दोस्तों वो किस धर्म या भगवान को मानने वाले थे, वो सभी दोस्तों हम इसमें आपको तमाम चर्चा बताएंगे बिल्कुल ईजिली। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथियों आज हम बताएंगे जैसे है ना सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ऋग्वैदिक युग के पश्चात, तो दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूँ आपको, ऋग्वैदिक काल आपको बताया था मैंने से पिछले वाले जो लेक्चर में था कि भारत में यानी जो सबसे 4 पुराने ग्रंथ थे, एक तो ऋग्वैदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, जो इनमें से सबसे पुराना है 4 वो में से दोस्तों वो ऋग्वैदिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी जो उनका टाइम पीरियड उसके हिसाब से। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब आगे। ऋग्वैदिक युग के पश्चात, यानी पश्चात के मतलब दोस्तों बाद, ऋग्वैदिक युग के बाद, यानी मान लीजिए कि दोस्तों 2010 या 2020 का दोस्तों ऋग्वैदिक काल था, यानी पीरियड था। तो यानी 2000 ऋग्वैदिक के बाद, यानी 2010 से 2020, यानी 2020 के बाद का काल। ठीक है, ध्यान रखना। ऋग्वैदिक युग के पश्चात के जो काल को ना दोस्तों उत्तर वैदिक युग काल कहते हैं, ध्यान रखना। तो ऋग्वैदिक को दोस्तों 2 पार्टों में बांट लेते हैं हम, एक होता है उत्तर वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक, यानी एक वैदिक काल और एक होता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखना है ना। तो ऋग्वैदिक युग के पश्चात जो हमारा काल है यानी पीरियड को, उसको दोस्तों हम उत्तर वैदिक युग कहते हैं। इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। युग वैदिक दोस्तों काल में सिर्फ ऋग्वैदिक की रचना की गई थी, यानी जो ऋग्वैदिक का पीरियड रहा था जितना भी, तो उसमें दोस्तों जो तमाम यानी जो रचना की गई थी ना उसमें ऋग्वैदिक की ही रचना की गई थी। यानी ऋग्वैदिक काल में हमने इससे एनालाइज कर लिया, यानी क्या ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वैदिक की ही रचना की गई थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष 3 जो वेद थे, कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी दोस्तों क्या यहाँ पर फॉर्मेशन या रचना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखना, खाली ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की, और दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है उसमें दोस्तों सामवेद की, यजुर्वेद की और दोस्तों अथर्ववेद की यहाँ पर क्या रचना की गई थी। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हिमाचल से विंध्याचल के मध्य का जो संपूर्ण भाग आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। यानी जो आपने देखा होगा ऊपर वाला बात करें जम्मू कश्मीर, तो जो हिमालय वाला पार्ट है और विंध्याचल, यानी जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, जो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो दोस्तों यहाँ का जो संपूर्ण ये एरियाज़ है ना वो दोस्तों आर्य जो थे मिड एशिया से आए थे उनके दोस्तों मतलब कंट्रोल में आ गया था। यह आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। इसी युग में आर्यों की दोस्तों सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया। यानी जो आर्यों की दोस्तों सामाजिक, धार्मिक यानी सोशल, इकोनॉमिक्स, जो भी मतलब पॉलिटिक इनकी जो स्थिति थी, पोजीशन थी, जो वो सभी दोस्तों ऋग्वैदिक काल की तुलना में डिफ्रेंशिएट करें तो दोस्तों बहुत अंतर था, है ना, अंतर आ गया था। मतलब उनके जो पहले तरीके अपनाए जा रहे थे वो आज मतलब ऋग्वैदिक काल में थोड़ा अलग थे। तो मतलब काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा था आर्य और ऋग्वैदिक काल के बीच में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मतलब थोड़ा एक ओवरव्यू बताया था, तो आपको लिखना जरूरी है, डायरेक्ट आपको आंसर स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा आप वहाँ को लिखो, मतलब उसमें क्या कहा जा रहा है बात, देन उसके बाद आप 1 बाय 1 जो सामाजिक या दोस्तों यहाँ पर धार्मिक स्थिति है वो आप फिर एनालाइज करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। ओके, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य से तत्कालीन सामाजिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो उत्तर वैदिक काल के जो मतलब वहाँ पर लिटरेचर्स सोर्सेज लिखे गए थे वो उससे दोस्तों आज की यानी जो तत्कालीन जो सामाजिक दशा, यानी जो उस समय की दोस्तों जो भी सामाजिक दशा पर प्रकाश पड़ता है, यानी हमें जानने को मिलता है कि उस समय कैसा समाज था, कैसे वो व्यापार करते थे, कैसे वो रहते थे, वो सभी दोस्तों वहाँ से हमें साहित्य से प्राप्त होता है। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जाता है। यानी जो उत्तर वैदिक काल को अगर हम इनकी जो सामाजिक दशा है इनको जानने के लिए दोस्तों हम यानी कह सकते हैं निम्न पार्टों में, यानी हम जो निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। क्यों, ताकि हम जो अच्छे से दोस्तों इनको समझ सके। तो देखते हैं वो दोस्तों जो निम्न पर यानी जो शीर्षक है वो कौन कौन से हैं जो विभाजित करके हम बताते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला है वो है पारिवारिक जीवन। ठीक है, यानी वहाँ का जीवन कैसा था, पारिवारिक कैसे जीवन था। उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब दोस्तों आपको पता है पैट्रियार्की, यानी अगर राजा शासन कर रहा है तो उसके मरने के बाद जो शासक करेगा ना वो उसका लड़की नहीं बेशक दोस्तों क्या बनेगा, यानी जो पुत्र है वो बनेगा। पितृसत्तात्मक यानी जहाँ पुरुषों की चलती है वही होता है पितृसत्तात्मक,
है ना, इसका ध्यान रखना। यानी पारिवारिक जीवन जो होता था वहाँ पर, राजा का बेटा फिर वो बनेगा, फिर उसका बेटा, मतलब एक कह सकते हैं ऐसी सक्सेशन के पीछे कितनी लड़ाई हुई है ऐसे राजवंशों के पीछे। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था तथा उस समय संयुक्त परिवार की यही प्रथा थी। यानी संयुक्त परिवार जो पूरा उस समय जो परिवार रहता था वही, कोई मरेगा चाचा के बाद तो चाचा का लड़का आएगा, बेटे का लड़का आएगा, बेटे का लड़का नहीं तो फूफा का लड़का, मतलब तमाम ऐसे मतलब वहाँ पैट्रियार्की मौजूद थी उत्तर वैदिक काल में। परिवार के सभी सदस्यों के प्रधान पुरुष का आदर करते थे। यानी जो परिवार के सदस्य थे वो जो वहाँ का उसमें जो पुरुष था प्रधान, वो सभी क्या मतलब औरतें बच्चे वो सभी क्या मतलब उसका आदर पालन करते थे। यही होता है दोस्तों पैट्रियार्की सोसाइटी में, तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। कभी कभी परिवार अत्यंत विशाल होता था जिसमें दादा तथा पोतों के अतिरिक्त पत्नी का भाई भांजा एवं सास तमाम दोस्तों यहाँ पर रहते थे। यानी पहले जो हमारा जीवन रहता था, मतलब इसमें जो बात करें यानी जो कि यहाँ सामाजिक स्थिति थी, है ना, सभी में दोस्तों के एक बड़ा परिवार रहता था। कितने आपने सुना भी होगा हवेली में कितनी बड़ी रहते हैं। तो मतलब एक पितृसत्तात्मक था उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ मनोरंजन के, मतलब कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, किस प्रकार मनोरंजन करते हैं ये। तो उत्तर वैदिक काल में लोगों के मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे ना दोस्तों, यानी जो लोग अपने मनोरंजन के लिए चीज़ें अपनाते थे वो दोस्तों नृत्य और संगीत को अपनाते थे, है ना। ये ध्यान रखना, एक बड़े से मतलब महल में चले गए, वहाँ पर एक अलग रूम, उसमें क्या दोस्तों नृत्य संगीत ये दोस्तों जो वहाँ के महाराजा सुनते थे। ठीक है, और फैमिली मेम्बर भी वहाँ दोस्तों गायन एवं वादन, यानी गायन ही गाया जाता है, वाद यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाए जाते थे, वीणा तारा ये सभी तमाम वहाँ पर। दो ही नहीं दोस्तों क्या प्रकाश संगीत का प्रचलन था, यानी गाए भी जाते थे और इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाते थे। प्रमुख वाद जिन्हें तत्कालीन दोस्त लोग बजाते थे वहाँ पर कौन कौन से थे, वो तो ढोल थे, बांसुरी थी और आदि भी माने जाते हैं। ठीक है, संगीत के अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर रथ दौड़, यानी रथ भी दौड़ होती थी, यानी जो रथ होते हैं ना उसमें दौड़ होती थी आपस में। ये भी मतलब अत्यंत कह सकते हैं कि एक मनोरंजन का वहाँ साधन था उत्तर वैदिक काल में, लोकप्रिय भी थे। पासों द्वारा जुआ खेलने का भी उल्लेख मिलता है, यानी जो इस समय जो आपने देखा होगा ना लूडो, तो दोस्तों ऐसे वहाँ पर पासों मतलब देखने को मिलता है कि वहाँ जुआ भी खेलते थे। और ये देख लेना आप अच्छे से, है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ की और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ भोजन, यानी जो खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी कैसे अपना भोजन निर्वाह करते थे, उन सभी तमाम बात को हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों यानी भोजन और पेय। दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूँ और इसके साथ साथ दोस्तों सरसों के बीज आदि व्यापक रूप में प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की तरह मांस खाया जाता था। मांस विशेष रूप से उत्सवों व त्योहारों पर अवश्य खाया जाता था। यानी इसमें दोस्तों दही दूध के साथ तो ये तो अपना नॉर्मल है चीज़ आप खाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वैदिक काल की तरह मांस खाते थे। लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ये जो मांस खाते थे ये बेसिकली ओकेशंस या कोई फेस्टिवल आता है उसमें ये खाते थे उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ की अब बात कर लेते हैं कि वेशभूषा कैसे थे और जो ऑर्नामेंट यानी जो आभूषण होते हैं वो भी मतलब दोस्तों यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो कपड़े पहने जाते थे उन्हें नीविवास एक अधिवास कहते थे। यानी जो लोग वहाँ पर कपड़े पहनते थे उन्हें दोस्तों क्या कहते थे, एक नीविवास कहते थे। यानी उस वस्त्र का नाम था, ये ट्रेडिशन था उस समय। ठीक है, एक अधिवास होता था जे थे। ऊनी कपड़ों को भी लोग वहाँ पहनते थे। पगड़ी स्त्री व पुरुष दोनों ही लगाते थे तथा आभूषण भी धारण करते थे। ये आभूषण दोस्तों सोने व चांदी के बने होते थे। विभिन्न तरीके से बालों को भी वहाँ पर काटा जाता था। ये भी आज थोड़ा ध्यान रखना। ओके, बात कर लेते हैं दोस्तों वहाँ पर शिक्षा भी क्या प्रचलित थी जैसे आज वर्तमान में। तो देखते हैं कैसे मतलब वहाँ पर प्रचलित थी या नहीं, कितनी थी वो भी देखते हैं। शिक्षा दोस्तों जो वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुगम बनाना था। इस काल की शिक्षा का जो मात्र पुस्तकें नहीं थी, यानी इस काल में जो शिक्षा थी ना वो मात्र पुस्तकें नहीं थी, मतलब बुक नहीं थी, बल्कि मतलब ये नहीं कि हमें बुक ही पढ़ाना है। उसका मतलब दोस्तों वहाँ जो शिक्षा दी थी उसका मतलब ये होता था कि बल्कि वह भावी जीवन में संघर्ष का सामना करने के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती थी। यानी जो वहाँ शिक्षा दी जाती थी ना एक मोटिवेशनल के रूप में दी जाती थी कि अगर आप अकेले पढ़ जाओ, ठीक, और आपके सेल्फ नहीं है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हो, तो मतलब दोस्तों मोटिवेट करते थे कि हाँ अपना एक जीवन व्यापन अच्छा सा कर सके। तो पुस्तक के साथ साथ, है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। गुरु विद्यार्थियों को दोस्तों वेद उपनिषद व्याकरण के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देते थे। व्यवहारिक ज्ञान दोस्तों वही कैसे आपको समाज में रहना है, कैसे दोस्तों समाज का पालन करना है और कैसे दोस्तों आप समाज में कुछ नए नए चेंजिंग ला सकते हैं।
ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जाति प्रथा किस प्रकार की थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के बाद ज्यों-ज्यों दोस्तों उनके उपनिवेशों और राज्यों में स्थिरता आने लगी। उपनिवेशों दोस्तों पता ही है कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई ए स्टेट है और दोस्तों ये कोई बी स्टेट है। ए स्टेट ने दोस्तों बी स्टेट पर क्या आक्रमण कर लिया और कब्जा लिया, तो दोस्तों जो ए स्टेट का जो उपनिवेश है ना बी राज्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले सकते हो भारत और ब्रिटेन का, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो जो अनेक उपनिवेशों और राज्यों में स्थिरता आने लगी, जैसे आर्यों का विस्तार फैलता गया तो उपनिवेशों में दोस्तों क्या स्थिरता आने लगी, वैसे वैसे उनका सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा। ऋग्वेदिक काल में वर्ण मुख्यतः कार्य व रंग पर आधारित था। यानी जो ऋग्वेदिक काल में जो मुख्य जो मतलब कह सकते हैं कि जो कार्य व रंग पर आधारित था वर्ण, कि समाज में कैसे मतलब काम करेगा, गोरा कौन करेगा, काला क्या करेगा, तो वो सभी दोस्तों आर्य, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्यों के समय में आया था वर्ण, शूद्र जाति, ब्राह्मण जाति, ये सभी है ना, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इसलिए ही मतलब कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था। यानी जो उत्तर वैदिक मतलब आर्य आए थे ना, तो उस समय उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम ना पहले जन्म के आधार पर बांटते थे, मतलब जन्म के आधार पर तो नहीं होकर पैतृक हो गया, यानी पितृसत्तात्मक हो गया। इस प्रकार जो धर्म की व्यवस्था जानते थे उनको दोस्तों क्या कहा जाने लगा, ब्राह्मण कहा जाने लगा। राजनीति में जो अधिकार यानी जो राजनीति को जानते थे वो दोस्तों क्षत्रिय कहलाए, यानी जो सेना में या उन किसी पर आक्रमण करेंगे तो वो लोग क्या क्षत्रिय कहलाए। तथा शेष जो बचे हैं दोस्तों और जो जनता है वो दोस्तों वैश्य कहलाई। ठीक है, जिससे व्यापारी एवं कृषक होते थे, जो व्यापारी कह सकते हैं या कृषक होते थे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पहले भी आपको बताया था कि जो आर्यों के आगमन से ही दोस्तों क्या वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो गया था। यानी उनके आधार पर ये कहा गया था कि जन्म के आधार पर नहीं, पैतृक के आधार पर होगा, कौन मतलब काम क्या करेगा, जो ज्ञान होगा वही मतलब उसको बांट दिया गया उनके आधार पर। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये तो दोस्तों क्या था उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन यानी जो वहाँ पर था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, मतलब धर्म को लेकर भी यहाँ क्या क्या मतलब डिस्प्यूट थे, उन सर हम तमाम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। इस युग में दोस्तों धार्मिक व्यवस्था भी जटिल हो गई थी, यानी धार्मिक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था थी वो भी काफ़ी जटिल हो गई, मतलब एक फंस सी गई। तो क्यों फंस गई वो दोस्तों, इसमें तमाम रीज़न है। तो पहला है दोस्तों यज्ञ आपने देखा होगा ना, मतलब घर की शांति के लिए हम यज्ञ भी कराते, तो उस समय ऐसा यज्ञ भी होता था। ठीक है, यह ध्यान रखना। यज्ञ ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन अत्यंत सरल था। ठीक है, किंतु इस युग की धार्मिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। वे लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं को मंत्र से वंशानुगत करना चाहते हैं। जैसे मैं बताया ना, यज्ञ में दोस्तों जो पहले किए जाते थे, एक तो मतलब कह सकते हैं कि भगवान की शांति पूजा करने के लिए, दूसरा दोस्तों अगर किसी पर टोकटा करना हो, आज के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों वहाँ पर ये प्रचलित था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। वे लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए देवताओं को मंत्रों से वंशीभूत करना चाहा। अंततः वैदिक मंत्रों में भारी वृद्धि हुई। राजबली पांड्यों ने इस काल को वेदवाक का युग कहा। यानी दोस्तों जो राजबली पांडे हैं ना, उसने जो ये उत्तर वैदिक काल का जो काल है, इस काल को दोस्तों उन्होंने वेदवाद का युग कहा। यानी यहाँ पर क्या वेदवाद थे सबसे ज़्यादा, मतलब दोस्तों वेदों की स्थापना हुई, वेद मंत्रों की स्थापना हुई। और दोस्तों जो मंत्र है ना, तमाम जो कह सकते हैं कि एक शक्ति मंत्र है, ये सभी तमाम जो मंत्र है ऋग्वेदिक ग्रंथ है उसमें दोस्तों हमें देखने को मिलता है। जो भी तो दोस्तों वो प्राचीनतम ऋग्वेदिक यानी जो वेद है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ दोस्तों कर्म कांड का भी विकास हुआ। परिणाम स्वरूप यज्ञ अत्यधिक खर्चीले व जटिल होने लगे। क्यों जटिल होने लगे? लोग सोचने लगे कि दोस्त मैं अगर यज्ञ करा लूँगा तो मेरे घर में परेशानी खत्म हो जाएगी, अगर मैं यज्ञ करा लूँगा तो पड़ोसी का नुकसान हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों वो मतलब धर्म कांड बदल होते रहे कर्म कांड के आधार पर। मतलब लोग मतलब क्या है कि जनता के प्रति यानी लोगों को मारना चाहती है, जैसे आज वर्तमान में देखा जाता है। ठीक है, सांप से भी दोस्तों जो जहरीला है ना, अब क्या बोलते हैं इंसान की जो कार्रवाई है वही होती है इस समय दोस्तों अगर देखा जाए तो। ऐसे में दोस्तों वहाँ यज्ञ कराना जटिल हो गया। अपने जो मतलब ब्राह्मण लोग थे वही थे पंडित उस समय, तो मतलब वो क्या बोलते थे कि मतलब आप ये यज्ञ कराओगे तो आपको परलोक में ऐसा कुछ स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। तो वो तमाम खर्चे में लोग दोस्तों उनसे मतलब चीज़ों को देखते हैं और दोस्तों क्या अपने घरों में मतलब यज्ञ कराते हैं। और ऐसे में दोस्तों मतलब जटिल हो गया और अत्यधिक मतलब खर्चीला भी हो गया, ये कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। यानी जो ऋग्वेदिक काल में यानी जो उत्तर वैदिक काल में साथ ही और ऋग्वेदिक काल में जो भी देवताएं थे उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। यानी जो लोग पहले हनुमान को मान लेते वो राम को मानने लगे,
तो ऐसी तमाम चर्चा हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है अब। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भी वही सब देवता थे जो ऋग्वैदिक युग में थे, किंतु अब उनकी स्थिति में अंतर आ गया। कुछ देवताओं का गौरव बढ़ गया। देखा, वही था ना कि दोनों में भगवान तो एक ही है, लेकिन क्या उस समय यानी जो ऋग्वैदिक काल में तो हम पूजा करते थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम क्या भगवान आए लेकिन इंपॉर्टेंस कम कर दी, यानी हमने एक को प्रेफरेंस देने ज़्यादा लग गया है ना। अगर जनता कह रहे हैं कोई या जो गुरु है वो कह रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी एक को कम कर रहे हैं, दूसरे को दोस्तों बढ़ा रहे हैं, तो अंतर आ गया। कुछ देवताओं का गौरव बढ़ गया है ना। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे जो तो वो थे इंद्र, वरुण आदि। उनके स्थान पर दोस्तों क्या ऋग्वैदिक काल में मतलब इन पे पहले फोकस दिया, पूजा की जाती थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें दोस्तों क्या विष्णु, शूद्र जो शिव थे उन पर दोस्तों क्या ध्यान लगे, यानी उनकी पूजा होने लगी। तो ये दोस्तों क्या धार्मिक जो चेंजिंग आने लगे थे उस समय, ये आपको ध्यान रखना है। प्रजापति को दोस्तों यज्ञों का स्वामी माना गया। विष्णु जी को भी प्रधान यज्ञ पुरुष माने जाने लगे। युद्ध की पूजा अब शिवाजी, पशुपति वह मोहद्दे के रूप में होने लगी, यानी जो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में है ना। इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों दर्शन। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शन, तो आइए देखते हैं। दर्शन दोस्तों कर्मकांड की जटिलता, एक अत्यधिक यज्ञों को विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी दोस्तों जो कर्मकांड की जटिलता थी नहीं, मतलब यज्ञ कराना, ये सभी क्या मतलब एक अत्यधिक यज्ञों को विपरीत प्रभाव पड़ा। यज्ञ एक अन्य कर्मकांड में विशेष रूप से ही ब्राह्मण ही रुचि रखते थे, यानी दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज़ से पैसे ठगने और उसमें हम पैसे ठगने में माहिर हैं, यानी यज्ञ कराएंगे पैसे मिलेंगे है ना, उसमें दोस्तों जो ब्राह्मण ही रुचि रखते हैं उस समय के, ये हमारे जो सोर्सेज मिलते हैं वो अभी तमाम हमें ये बताते हैं। तो ब्राह्मण ही रुचि रखते थे जो इन धार्मिक कर्तव्यों की आड़ में अपने कार्य को यानी क्या हम कह सकते हैं कि धोते थे, यानी जो अपने कार्य थे यहाँ सभी धोते थे, पैसा खर्चीला सब मतलब जीरो आराम कह सकते हैं कि वही मतलब यापन कर रहे थे, जीवन अच्छा सा व्यतीत वो इसी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बात करें तो धीरे धीरे विद्वान एवं बौद्धिक लोग जो है ना धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति लोग उदासीन होने लगे। तो धीरे धीरे दोस्तों जो विद्वान थे, यानी जो विद्वान एवं जो बौद्धिक लोग थे, यानी जो मतलब इन चीज़ों को नहीं मानते थे, तो वो धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति लोग जो है ना उदासीन होने लगे। वह उनके क्षत्रिय एवं बौद्धिक लोग शक्ति एवं ज्ञान की खोज के लिए प्रयत्नशील हो गए। इन्हीं व्यक्तियों में अनेक ऋषि हुए, यानी वो ना दोस्तों इन पर विश्वास नहीं करे, और दोस्तों क्या एक मोह या कह सकते हैं कि इस संसार से मोह माया लेने के लिए दोस्तों क्या एक वन या जंगल में चले जाते हैं। ओके, तो प्रत्यक्षशील हो गए। इन व्यक्तियों में अनेक ऋषि हुए जिन्होंने ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन किया, यानी उनको मतलब अपनाया, और इसमें आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन उपनिषद में मिलता भी है। तो ये तमाम दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई थी क्या धार्मिक जीवन में। तो दोस्तों हमने आपके साथ धार्मिक जीवन भी डिस्कस कर लिया और सामाजिक जीवन भी किस प्रकार का था उत्तर वैदिक काल में, वो सभी हमने दोस्तों आपको तमाम एक एक करके आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छा ये सेशन लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे पहली बार चैनल को देख रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी बगल में बेल आइकन को नहीं दबाना है तो दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचती रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।